नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। एक बार फिर मैं तमाम व्यूअर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को आप इतना प्यार दे रहे हैं। करीब 50,000 व्यूअर्स ने पिछले एपिसोड को सराहा। अब हम बात करते हैं इस पूरे हफ्ते में बड़े एक्शन की। यहाँ पे एनएचपीसी की बात करें, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस पावर, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, एनटीपीसी जैसे ग्रीन शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। तो किन शेयरों ने मारी बाजी और कहां हुई धुलाई, साथ ही इस आधार पर आने वाले हफ्ते की हम लोग कराएंगे आपको पूरी तैयारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयरों में हफ्ते के शुरुआत में ही जबरदस्त धुआंधार तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में आप शेयर देखिए 14% की तेजी यहां पर बढ़ती हुई दिखी है। इसके पीछे की वजह रही, कंपनी ने बताई कि उसने ग्रीन डिटेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट के लिए कमर्शियल टर्म शीट पर साइन किया है। यह समझौता 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की ग्रोथ के लिए किया गया है। आपको बता दें कि ग्रीन डिजिटल भूटान सरकार की इन्वेस्टमेंट यूनिट ड्रंक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के स्वामित्व में है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह समझौता रिलायंस पावर और ड्रंक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच 50-50% की जॉइंट वेंचर साझेदारी के तहत हुआ है, जिसमें भूटान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की ग्रोथ का प्रोजेक्शन शामिल है। ये परियोजना बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत विकसित की जाएगी, जिसकी कुल लागत 2000 करोड़ तक बताई जा रही है और ये अब तक भूटान के सौर ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा एफडीआई होगा। इस हफ्ते वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की एजीआर बकाया माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने सरकार की ओर से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू माफ नहीं होने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने भी यहां पर राहत नहीं दी और ऐसे में अब कंपनी के सामने वित्तीय और ऑपरेशन का बड़ा संकट घिरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एचपी रणीना ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एजीआर मामले में अंतिम फैसला दे चुका है और ऐसे में कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय याचिका खारिज करने के। इसका मतलब है कि अब वोडाफोन आइडिया को कानूनी रूप से कोई राहत नहीं मिल सकती है। कुल मिलाकर एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वोडाफोन आइडिया पूरी तरह सरकार की कृपा पर निर्भर है और ऐसे में आईआईएफएल कैपिटल ने एक उनकी रिपोर्ट जारी हुई। उनका कहना था यहाँ पर साफ तौर पे कि सर्वोच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बावजूद सरकार से वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार कंपनी के ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर लगे ब्याज यहाँ पर माफ कर सकती है या फिर इसके भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर यहाँ पर राहत दे सकती है कंपनी को। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो है तो 33 रुपए का, लेकिन इसमें तमाम निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, यान केमिकल्स, टेक्सटाइल और पेपर का उत्पादन करने वाली कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयरों में बम्पर तेजी देखने को मिली। दरअसल कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसके बाद शेयर 16% तक उछलता हुआ दिखा। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में तो आप देखिए कि 56 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर 133 करोड़ को पार कर गया, जो कि दुगने से भी ज़्यादा था। ट्राइडेंट लिमिटेड की प्रॉफिटेबिलिटी में यह सुधार मुख्य तौर से इसके वित्तीय लागतों या फिर खर्चों में भारी गिरावट के कारण हुआ है। मार्च तिमाही के अंत में इसकी वित्तीय लागत घटकर 2.6 करोड़ रह गई, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में ये 49 करोड़ थी। आप सोचिए 49 करोड़ से घटकर 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच गए। यहाँ पे मार्च तिमाही में ट्राइडेंट लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वो 11% बढ़ा, जो कि बढ़कर 1864 करोड़ पर पहुंच गया। इसका एबिटा यानी कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर 19.3% बढ़कर ये 245 करोड़ पर पहुंच गया और एबिटा मार्जिन भी बढ़कर 13.14% पर आ गया, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 12.2% था। यानी लगभग 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई और कंपनी की ओर से यहाँ पर जो है करीब 5 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। अब हम बात करते हैं रिटेल निवेशकों की एक और पसंदीदा कंपनी एनएचपीसी की। तो यहाँ पर भी नतीजे आए। मार्च तिमाही के कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 52% बढ़कर 1919 करोड़ पर पहुंच गया, इसके पीछे जो बड़ी वजह रही हायर इनकम मानी जा रही है। जो कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की जनवरी मार्च तिमाही की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो था 605 करोड़ था। एनएचपीसी की आय पिछले साल की अगर हम लोग बात करें आय की, तो समान तिमाही में 2320 करोड़ से बढ़कर 2672 करोड़ हो गई। यानी कि यहाँ पर मुनाफे में बढ़ोतरी और आय में भी बढ़ोतरी हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में यहाँ पे अगर ऑपरेशनल आय की बात करें, ऑपरेशन से होने वाली आय, तो यहाँ पर 114% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि लगभग यहाँ पर डबल हो गई है। और कंपनी के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 51 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड की यहाँ पे सिफारिश की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मार्च 2025 में दिए गए
1.40 पैसे यानी ₹1.40 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड के ये अलावा होगा। आप इसको समझिए। अप्रैल में कंपनी ने 800 मेगावाट की पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना और कर्णीसर सोलर पावर प्लांट के ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया है यहाँ पर। और इसके साथ ही बता दें कि जैसी रिजल्ट्स आए स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली यहाँ पर। लेकिन वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने तीस्ता वी पावर स्टेशन में नुकसान की बात कही और यहाँ पे कहा कि बाढ़ के वजह से यहाँ पर एक बड़ा जो स्थिति है यहाँ पे नुकसान पहुंचता हुआ दिखा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेलवे शेयरों की यहाँ पर, क्योंकि पूरे हफ्ते ये भी खबरों में सुर्खियों में बने रहे। नवरत्न पीएसयू दिग्गज कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल ने अपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के मार्च तिमाही यानी Q4 के नतीजे जारी किए। कंपनी के ने शुद्ध मुनाफे में 4% की गिरावट देखने को मिली और ये करीब यहाँ पर 459 करोड़ रही, जबकि एक साल पहले आप सेम तिमाही की अगर बात करें तो ये 478 करोड़ थी, यानी कि गिरावट हुई है यहाँ पे मुनाफे में। कंपनी का जो कोर ऑपरेशन से रेवेन्यू रहा वो करीब 4.2% घटकर 6,427 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल ये 6,714 करोड़ था, यानी कि यहाँ पर भी इस मोर्चे पे भी गिरावट आई। हालांकि आरवीएनएल ने इस तिमाही में के जो कुल खर्चे हैं वो उसमें करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर आप एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी 5% गिरकर ये 432 करोड़ पे आ गया। और एबिटा मार्जिन को देखें तो इसमें भी आप देखिए कि 6.7% रहा, जबकि पिछले साल सेम तिमाही में ये 6.8% के आसपास रहा था, यानी कि आप तमाम पैरामीटर्स पे देखें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और इसके चलते जो स्टॉक है करीब 9% तक नीचे आ गया। आपको बता दें कि रेलवे निर्माण और विकास क्षेत्र की इस कंपनी के बोर्ड ने यहाँ पर शेयरधारकों के लिए 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर में करीब ₹1.72 के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और रेलवे स्टॉक है। यहाँ पे रेलवे के गुड्स वैगन, यात्री डिब्बों और वैगन कंपोनेंट्स और कॉस्ट मैनेजिंग स्टील क्रॉसिंग के कारोबार से जुड़ी कंपनी जुपिटर वैगन्स लिमिटेड ने भी तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी ने फाइलिंग में जानकारी दी कि उनका कंसो मुनाफा 105 करोड़ से घटकर 103 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। कंपनी की कमाई की बात करें यहाँ पे तो कंसोलिडेटेड कमाई 1115 करोड़ से घटकर 1045 करोड़ हो गई है। कंपनी के एबिटा की अगर बात करें, कामकाजी मुनाफे की बात करें तो इसमें जो है इजाफा देखने को मिला है और ये 148 करोड़ से बढ़कर 154 करोड़ पर पहुंच गई है। एबिटा मार्जिन देखें आप तो इसमें करीब 13% से ज़्यादा ये बढ़कर करीब 14.7% पे पहुंच गया है। मौजूदा वक्त में अगर आप इसका पी रेशो को देखें तो वो करीब 46 पर है, पीबी रेशो को देखें तो 6.84 पर है, जबकि ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ अगर आप देखें तो वो 8.95 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। और आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो करीब 15% के आसपास है। यहाँ पर रेलवे के एक और स्टॉक की हम लोग बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आने वाली सरकारी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही यानी Q4 के नतीजे जारी किए। कंपनी का Q4 में नेट प्रॉफिट 14% गिरकर 212 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 247 करोड़ था। ऑपरेशन से रेवेन्यू की बात करें तो 10% ये घटा है और ये 3,412 करोड़ पर पहुंच गए, जबकि पिछले साल 3,790 करोड़ के आसपास था। तिमाही के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सोर्स से कमाई जो है वो घटी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेवेन्यू में गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय रेवेन्यू 181 करोड़ से घटकर 83 करोड़ पर पहुंच गया है। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट है यहाँ पर। वहीं घरेलू रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर तो 3,606 करोड़ से घटकर ये 3,329 करोड़ पर पहुँच गया है। पूरे वित्तीय वर्ष की अगर हम लोग बात करें 2024-25 के लिए तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है नेट प्रॉफिट उसमें 22% की गिरावट आई है और ये 728 करोड़ पे पहुंच गया है। कंपनी की ओर से यहाँ पर ₹1.65 प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया गया। तो आपने साफ तौर पे देखा कि रेलवे कंपनियों के जो स्टॉक्स की बात करें या रेलवे कंपनियों के फंडामेंटल्स की बात करें, जो रिजल्ट हैं उसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफेंस सेक्टर की प्रमुख कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी खबरों में बनी रही। कंपनी ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे पेश किए जो कि बाजार के अनुमान से बेहतर रहे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एबिटा मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो दोनों ही अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे। कंपनी के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक तिमाही मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 18.4% की बढ़त के साथ 2,127 करोड़ पर पहुंचा। कंपनी की आय की अगर बात करें तो करीब 6.8% बढ़कर ये 9,150 करोड़ पर जाती हुई दिखी। वहीं एबिटा की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 23% ये बढ़कर 2,816 करोड़ पर पहुंच गया। और कंपनी के अगर एबिटा मार्जिन देखें आप तो ये
30%, 30.8% रहा, जो कि पिछले साल के अगर कंपैरिजन करें तो 26.7% था। जबकि बाजार ने यहाँ पे 25% का अनुमान जताया था, यानी कि बाजार के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर रहा। नतीजों के साथ कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का भी ऐलान किया। कंपनी के मुताबिक बोर्ड निवेशकों को करीब 9 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि रेवेन्यू में 15% की बढ़ोतरी होगी आने वाले दिनों में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 27% के आसपास बना रहेगा। वहीं नुवामा की ओर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे कहा गया है साफ तौर पे, और तमाम जो स्ट्रीट है उनके नंबर्स जो है यहाँ पर जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 450 तक के भी दिए जा रहे हैं, जो काफ़ी बड़ा यहाँ पे नंबर है। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सरकारी कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी की। तो मार्च 2025 तिमाही में जो Q4 के नतीजे जारी हुए, और यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 188% की जोरदार बढ़त देखने को मिली और 233 करोड़ पर ये पहुंच गया, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 81 करोड़ था। आप सोचिए 81 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। ऑपरेशनल रेवेन्यू में 22% ये बढ़कर 622 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि मार्च 2024 तिमाही में ये 508 करोड़ था। यहाँ पे एबिटा की बात करें तो एबिटा 28.4% की बढ़त के साथ 560 करोड़ पर रहा, जो कि पिछले साल 436 करोड़ पे था। कंपनी के खर्च को अगर हम लोग देखें तो कंपनी के खर्च 445 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल जो अगर आप समान तिमाही की बात करें, चौथे क्वार्टर की बात करें तो 426 करोड़ था यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आप पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देखें तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें 39% की बढ़ोतरी हुई है और ये 475 करोड़ पे पहुंच गया, जबकि ऑपरेशनल रेवेन्यू में भी 12.5% बढ़कर 2209 करोड़ पर पहुंच गया है। तो ये आपके सामने स्थिति साफ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की। शेयर में पूरे हफ्ते बम्पर तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में शेयर 26% तक चढ़ गया। यहाँ पर स्टॉक लगातार तीसरे सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ और 80 के उच्चतम लेवल को भी इसने छुआ। अब आप जानना चाहेंगे जाहिर सी बात है कि स्टॉक में तेजी क्यों आई। दरअसल टाटा टेली के शेयर में ये शानदार प्रदर्शन तब देखने को मिला जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये संकेत मिला कि टाटा सन्स लिमिटेड, जो कि करीब 105 बिलियन डॉलर की टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, अपने घाटे में चल रही टेलीकॉम यूनिट टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में नया निवेश कर सकती है। तो नए निवेश ने यहाँ पे जान फूकी। आपको बता दें टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक इकाई है यहाँ पर, और TTSL यानी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सरकार को मार्च 2026 तक उनको 19,256 करोड़ का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR और अन्य बकाया यहाँ पे चुकाना है। इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जरिए AGR बकाया माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया था। अब सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी बात कर रहे थे, PFC की। तो इन्होंने भी अपने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें कंपनी का जो मुनाफा है वो 11% बढ़कर 8,360 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा, जबकि इसे पिछले साल की समान तिमाही में ये 7,556 करोड़ था। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII यानी ब्याज से हुई शुद्ध कमाई की बात करें तो ये 12,681 करोड़ पर रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 41% ज़्यादा है। PFC के पास कुल मैनेज हो रही संपत्ति यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जो है वो 5.43 लाख करोड़ हो गया। ये सालाना आधार पर 12.8% और तिमाही आधार पर 7.8% की बढ़त दर्शाता है। कंपनी की ग्रॉस NPA यानी कि जो फंसे हुए कर्ज रेशियो है वो घटकर 1.94% पे आ गया है, जो कि पिछली तिमाही की अगर बात करें तो 2.68% था। वहीं नेट NPA भी 0.71% से घटकर 0.39% पर पहुंचता हुआ दिखा है। कंपनी की अन्य आय की बात करें तो यहाँ पर 1,222 करोड़ है, जो कि सालाना आधार पर 61% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाती है। तिमाही आधार पर यहाँ पर आप देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। PFC ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹2.05 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट जो है 13 जून 2025 तय की गई है। भारत सरकार की स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी के नेट प्रॉफिट में साल दर साल करीब 5.1% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो कि करीब 4,336 करोड़ पर पहुंचती दिखी। ऑपरेशन से रेवेन्यू में मामूली 0.6% की गिरावट आई और ये 10,982 करोड़ पर रहा, जो कि 11,990 करोड़ के अनुमान से कम रहा यहाँ पे। वहीं कामकाजी मुनाफे यानी कि एबिटा की बात करें तो ये 0.9% बढ़कर 9,222 करोड़ हो गया, जो कि एक साल पहले 9,182 करोड़ था। जबकि एबिटा मार्जिन 82.7% से बढ़कर
84% पे पहुंचता हुआ दिखा। हालांकि ये अनुमानित 84.3% मार्जिन से थोड़ा सा कम रहा है। तिमाही दर तिमाही प्रदर्शन में कंपनी ने संतुलित बढ़ोतरी दिखाई। यहाँ पर अगर एबिटा और नेट प्रॉफिट में आप देखें साफ तौर पर तो यहाँ पर सुधार देखने को मिला, जो बेहतर ऑपरेशन कुशलता के कारण संभव हो पाया है। भले ही कुल रेवेन्यू में यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति स्थिर स्टेबिलिटी देखने को मिली। कंपनी के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹1.25 के अंतरिम डिविडेंड की यहाँ पे सिफारिश करी है। अकाउंटिंग में गड़बड़ी, माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में धोखाधड़ी और बैलेंस शीट में खामियों के खुलासे के बाद पहली बार निजी क्षेत्र के बैंक इंडसइंड बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी करे। मार्च क्वार्टर में बैंक को कंसोलिडेटेड आधार पर 2,328 करोड़ का नुकसान हुआ और इसमें बड़ा कारण बैंक में हायर प्रोविजनिंग और कम आय रहा है। जबकि पिछले साल मार्च तिमाही में बैंक ने 2,349 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। यहाँ पे आप देखिए कि बड़ा नुकसान यहाँ पर साफ तौर पर दिखा है और करीब 19 साल के बाद यहाँ पे जो बैंक है लॉस में आया है। बैंक की ब्याज से आय जो है अगर आप देखें तो 13% घटकर 10,634 करोड़ पर पहुंच गई। पूरे वित्त वर्ष में अगर 2024-25 के लिए आप देखें तो इंडसइंड बैंक का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 71% से अधिक यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और 2,576 करोड़ पे पहुंच गया। जबकि FY24 में बैंक ने 8,970 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। कितना बड़ा गैप है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे तिमाही के दौरान बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 43% की यहाँ पे तेज गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर बैंक की जो एसेट क्वालिटी में भी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर दिसंबर तिमाही के मुकाबले ग्रॉस NPA रेशो 2.25% से बढ़कर 3.13% पे पहुंचता दिखा। FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी ITC ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक उसका मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 289% बढ़कर 19,562 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी की आय 16,907 करोड़ रुपए से बढ़कर 18,494 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी और इसमें पिछले साल के मुकाबले 9.3% की बढ़त दर्ज की गई। कंपनी ने जानकारी दी कि उनको एक्सेप्शनल आइटम्स में डिस्काउंटेड ऑपरेशन से करीब 15,180 करोड़ रुपए के आसपास की आय हुई है। मुनाफे में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला और आप साफ तौर पर नतीजों में देख सकते हैं कि एक अच्छा जंप इसी के बदौलत यहाँ पे आता हुआ दिखा है। कंपनी का एबिटा 5,841 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,986 करोड़ पर पहुंचा। इसमें 2.4% की बढ़त रही। वहीं कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 96.2% से घटकर 95.6% पर पहुंचा, यानी कि कंपनी की आय अनुमानों से बेहतर रही। हालांकि मार्जिन और एबिटा मार्जिन थोड़े से यहाँ पर दबाव में दिखे हैं। कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ ही डिविडेंड का भी ऐलान किया। नतीजों के साथ कंपनी ने यहाँ पे जानकारी दी कि बोर्ड ने करीब ₹7.85 के फाइनल डिविडेंड को मंजूरी दी है। कंपनी ने इससे पहले बीते वित्त वर्ष में करीब ₹6.5 का अंतरिम डिविडेंड का यहाँ पर ऐलान किया था, यानी कि बीते साल में कंपनी कुल मिलाकर आप देखिए ₹14.35 डिविडेंड का ऐलान किया है और यहाँ पे निवेशकों की तो मौज ही हो गई है और कंपनी ने डिविडेंड के लिए 28 मई को रिकॉर्ड डेट जो है वो तय की है। अब एक और शेयर की बात कर लेते हैं जिससे निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो शेयर ट्रेडिंग के दौरान 20% लोअर सर्किट में फंस गया। इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह यहाँ पर रही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को नहीं चुना गया, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP प्रक्रिया के अगले चरण में शॉर्टलिस्ट नहीं हुई कंपनी। आपको बता दें कि प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ई गवर्नेंस सॉल्यूशन प्रदान करती है। इसकी अगर मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में स्थित है और ये कंपनी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करती है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए एक नई मैनेज सर्विस प्रोवाइडर MSP चुनने के लिए टेंडर जारी किया था और ये प्रोजेक्ट मौजूदा पैन सिस्टम जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था जिसमें डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस शामिल है। यहाँ पे प्रोटीन ने इस RFP में हिस्सा लिया था लेकिन उसे अगले राउंड के लिए नहीं चुना गया, जिसके बाद शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक आप सोचिए एक हफ्ते के अंदर करीब 27% टूटता हुआ दिखा है। अब हम लोग बात करते हैं डिफेंस कंपनी प्रीमियर एक्सप्लोजिव की। आप ये देखिए शेयर जो है ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद यहाँ पर 10% का लोअर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला। इस गिरावट के साथ स्टॉक अपने 52 वीक के उच्चतम स्तर से करीब 40% से ज़्यादा नीचे आ गया। तिमाही के लिए आप देखें कि अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल की तुलना में अगर आप कंपेयर करें तो करीब 15% गिरकर यहाँ पर 74 करोड़ पर पहुँचता हुआ दिखा है। जबकि एबिटा साल दर साल के हिसाब से आप देखें तो 37% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन लगभग 450
आप पॉइंट्स यहाँ पे गिरता हुआ दिखा है यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट भी पिछले साल की तुलना में लगभग आधा होकर 3 करोड़ 70 लाख पे पहुंचता हुआ दिखा। रक्षा और अंतरिक्ष सर्विस से जो रेवेन्यू है वो 47 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पिछले साल 71 करोड़ था। आप देखिए कितना बड़ा कंपैरिजन है। और पिछली तिमाही में 145 करोड़ से ये 67% कम रहा है। पूरे साल के लिए कंपनी का जो रेवेन्यू है 400 करोड़ से 500 करोड़ के दायरे के आधार में ही रहा कम, जबकि जो 14% का मार्जिन है उम्मीद से काफ़ी कम रहा। और वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष के अंत में जो ऑर्डर बुक है वो 750 करोड़ रही है। तो अभी जो ये फिलहाल का पूरा शो है हमने समाप्त करने की कोशिश करी, आपको समझाया कि कौन सी बड़ी खबरें थी, कौन से यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स थे जिन्होंने पूरे हफ्ते यहाँ पर शेयर बाजार में यहाँ पर निवेशकों को ध्यान केंद्रित किया। आपको ये पूरा शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।